जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप लोगों में से जिसका भी एग्ज़ाम 7 अगस्त को होने वाला है, फाइनली उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। और साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा। तो साथियों, अब आपके पास बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए साथियों आप लोग अभी जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन जरूर कीजिए। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर्स को मिलाकर टोटल 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता या फिर डी अध्यक्ष? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर याद रखिएगा, राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसके बारे में आर्टिकल 243 के में बताया गया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अच्छा, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 25 जनवरी, यहाँ पर डेट लिख देते हैं, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो आप कहेंगे सुकुमार सेन। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें, इसको भाग 4, ध्यान रखिएगा, भाग 4A में और आर्टिकल 51A में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। तो कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो कर का भुगतान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो साथियों, इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको बताया है। भारत का जो महान्यायवादी होता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, महान्यायवादी के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 76 में बताया गया है। अच्छा, महान्यायवादी का कर्तव्य क्या है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा कौन सा? तो आप कहेंगे 3 के लिए हो जाएगा बी वाला, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, ये महान्यायवादी का कर्तव्य होता है। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आर्टिकल 129 की बात करें तो यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है, यह बताया गया है आर्टिकल 129 में। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 124, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। अच्छा, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं? तो 33 जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। इस प्रकार टोटल 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो साथियों, इसका आंसर है सरकारी बंद पत्र की बिक्री। ये जो आपका सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्त का एक उदाहरण है। बजट घाटा क्या है? बताइए, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। बताइए, बजट घाटा क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता ही बजट घाटा कहलाता है। राजस्व क्या है? चलिए, हर तरह के प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, टफ। तो राजस्व क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि को राजस्व कहलाता है, यानी कि राजस्व व्यय कहलाता है। बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो इसे भी हमने कई बार आपको बताया है, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ठीक है, चित्तरंजन दास कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की
मांग का प्रस्ताव पेश किया था? तो साथियों ये किया था वर्ष 1940 में। मुस्लिम लीग की बात करें, इसकी स्थापना 1906 में किया गया था। कहाँ पर? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? सही आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, बौद्ध काल का जो सबसे पुराना स्तूप है, याद रखिएगा, सांची का स्तूप है। और ये कहाँ पर आपको मिलेगा? तो मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में है सांची का स्तूप। लद्दाख में सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गिलगिट जॉर्ज। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? आपको गंगा नदी, गोदावरी नदी, सिंधु नदी लंबाई आपको ध्यान रखना है। तो अगर लूसेंट की बात करें तो लूसेंट में आपका दिया हुआ है 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई। और अगर आप लोग गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको लगभग 3180 से लेकर 3200 तक बीच में बताएगा। ठीक है, तो फिलहाल आंसर में यहाँ पे 2880 दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर 2880 को टिक किया है। तो एग्जाम में या तो आपको 3200 देगा या फिर 2880। और भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 1114 किलोमीटर ये भारत में है, लेकिन कुल पूछे 2880। गंगा नदी की लंबाई 2525, ये तो आप सभी जानते हैं। और गोदावरी नदी की लंबाई 1465 है। गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? तो साथियों, गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1982 में। निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गंगा नदी का। अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा क्रम सही है? तो घटते क्रम में बताना है। तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर गोदावरी हो जाएगा, गंगा के बाद गोदावरी हो जाएगा। तो गंगा तो ऑप्शन में होगा नहीं क्योंकि प्रायद्वीपीय नदी है। तो गोदावरी के बाद आपका क्या होगा? कृष्णा, महानदी और लास्ट में इधर कावेरी। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? आंसर है जनवरी से जून तक। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर है हुगली नदी की। ठीक है, हुगली नदी के किनारे ही आपका क्या बसा हुआ है? बताइए तो, चले बताइए, हुगली नदी के किनारे आपका क्या बसा हुआ है? तो आप कहेंगे कोलकाता शहर बसा है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी को बिहार का शोक। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर है? तो शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात, जिसका अन्य नाम गरसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। अच्छा, शिवसुंदरम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आपका कावेरी नदी पर है। दूधसागर जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात की बात करें, ये आपका नर्मदा नदी पर है। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? चलिए बताइए 20 के लिए आंसर क्या होगा। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो गोविंद सागर झील की बात करें, ये आपका हो जाएगा कहाँ से संबंधित? तो भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित है। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको कराया है, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम के द्वारा व्याख्या
किया गया था, यानी स्पेक्ट्रम का व्याख्या किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर है आइजैक न्यूटन ने। किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। यहाँ पर बी वाला आपका सही जवाब है। एपीकल्चर पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। तो सिंपली याद रखना है, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। वर्षा की बूंदें जब समतल दर्पण पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? तो इसका रीजन है कण का पृष्ठ तनाव। डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। किसमें? वायरोलॉजी में। वायरोलॉजी में बी वाला यहाँ पर सही जवाब है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। शैवाल का अध्ययन किसमें होता है? फाइकोलॉजी में। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो आज भी हमने सुबह आपको बताया था 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज तक। तो 20 हर्ट्ज से यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, कहीं कहीं आपको 20,000 मिलेगा। तो एक ही बात है। वर्गीकरण में 5 प्रजातियां की संकल्पना किसने किया था? इस क्वेश्चन को हमने परसों आपको बताया था बायोलॉजी क्लास में। वर्गीकरण के 5 प्रजातियां हैं, तो जिसकी संकल्पना किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो रॉबर्ट वेक्टर। ठीक है, रॉबर्ट वेक्टर। डैश को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और साथियों, एग्जाम से पहले आपको जनगणना 2011 को पूरा पढ़ लेना है, और आपको कल या फिर आज ही मिल सकता है जनगणना 2011 से संबंधित क्लास। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? तो किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना जो है टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का बिखराव। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? चलिए बताइए। तो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी होता है। रिकेट्स जो है विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है। वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आप कहेंगे नाइक्रोम का। एंजाइम एक है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, यानी एंजाइम क्या है आपको बताना है। तो ऐसे तो आप सभी जानते हैं एंजाइम क्या होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोटीन। मनुष्य में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? आंसर है डिंब वाहिनी, जिसको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं हिंदी में डिंब वाहिनी। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है? तो सर्वग्राही आपका ए बी होगा और सर्वदाता क्या होगा? ओ वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? आंसर है तंत्रिका तंत्र। विषम पोषणज के 3 प्रकार होते हैं, इनमें से कौन एक नहीं है? तो विषम पोषणज के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, तो इसमें उपभोक्ता नहीं आता है, यहाँ पर ए वाला आपका सही आंसर है। फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन बनाए हैं। तो फफूंद के अध्ययन को, यानी फफूंद कवक होता है और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कार्बन डेटिंग में एक कमजोर C14 अणु टूटता है और डैश में परिवर्तित हो जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे
किस में ये परिवर्तित हो जाता है, तो नाइट्रोजन 14 में। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ट्विडल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है, चलिए बताइए। तो ये आपका टेबल टेनिस खेल से जुड़ा है। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये बता देते ये आपका अमृतसर में है। शब्द एड्रेस निम्न में से किस खेल से जुड़ा है, तो ये आपका गोल्फ कप से संबंधित है। किससे, गोल्फ खेल से। निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों को करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, आंसर हो जाएगा भावना कंठ। कौन हो जाएगा, भावना कंठ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय वायुसेना अधिकारी जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, भावना कंठ वाली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी है। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, आंसर है क्या हो जाएगा बताइए, मैरी क्यूरी। क्या हो जाएगा, मैरी क्यूरी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मैरी क्यूरी, और हेनरी बेक्वेरेल के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन में केवल यहाँ पे मैरी क्यूरी दिया हुआ है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 17 मई को, ठीक है, 17 मई को। 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं बताइए, तो जैमिंग शब्द किससे जुड़ा है, आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस से। क्या हो जाएगा, लॉन टेनिस से। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्यारे साथियों श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। झिझिया नृत्य भारत के डैश राज्य में होता है, आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा अपना, बिहार। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बन गया है, आंसर है स्पेन, ठीक है। भारत ने 2023-24 में शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से कितने के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया है, तो ये आपका हो जाएगा कितना बताइए, तो भारत ने 2023-24 में शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापारिक घाटा दर्ज किया है। तो साथियों ये रहा आज का आपका टोटल 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने 50 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।